This power is exercisable by the High Court throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction. तो जितने इंडिया में हाई कोर्ट है सबके पास ये पावर है अपनी jurisdiction के अंदर ये writs issue करने. Where an effective remedy is available. Effective remedy available का मतलब किसी respective law में अगर कोई remedy available है. The High Court should not readily entertain a petition under Article 220. तो उनको ये रिट इशू करने की पिटीशन एज इट इज एंटरटेन नहीं करनी चाहिए. उनको लगता है कि अगर रेमेडी लॉ में है तो लीगली केस कर लो रादर देन इशूइंग अ रिट. ऑफ इंडिया दैट इज अंडर द कंपनीज एक्ट अ शेयर होल्डर हैज द इफेक्टिव रेमेडी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस इन्होंने दे, वो भी तो राइट ही वायलेट होता है ना, तो वो लीगल राइट. उसके लिए दोनों ऑप्शन है आपके पास. हाई कोर्ट के पास जाके यहाँ तो आप बोल दो कि मेरे को यहाँ पे रिट इशू करवानी है, या आप एनसीएलटी के पास चले जाओ. ऑपरेशन बेस्ड मैनेजमेंट के लिए आप उनके पास जाके वहां पे भी फाइल कर सकते हो. हम लोग चले गए एज अ शेयर होल्डर हाई कोर्ट के पास में रिट इशू करना. हाई कोर्ट ने हमारा मैटर पढ़ा और उनको लगा कि कहाँ पे यहाँ रिट इशू करवा रहे हो, इससे बेटर है एनसीएलटी के पास जाओ, टाइम भी कम लगेगा, आप जाके उनको अपना मैटर बोलो, तो वहां पे वो आपके केस को फॉरवर्ड कर देंगे बेसिकली. The Supreme Court could be moved by appropriate proceeding for the issue of directions or orders or writs for the enforcement of rights guaranteed by Part 3 of the Constitution. और Part 3 में हमने सिर्फ क्या दिए? Fundamental rights. Article 32 itself being a fundamental right, the constitutional remedy of writ is available to anyone whose fundamental rights are infringed by the state action. State action word इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप ज्यादातर पढ़ो तो क्या लिखा है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं है इनमें, सब क्या है? पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक बॉडीज, जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल सभी. इसलिए इन्होंने वहां पे वर्ड क्या यूज कर लिया? स्टेट एक्शन. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? देखो 2 पॉइंट लिखे हैं. दोनों आर्टिकल्स किसके लिए इन्वोक हो सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स के लिए. बोथ द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट अंडर द 32 एंड 226. तो वो रिट इशू कर सकते हैं. सुप्रीम 32 में करेगा और वो 226. अब इनके आते डिफरेंस क्या है? देखो पहला पॉइंट कहता है Article 32 gives power to Supreme Court, whereas Article 226 gives the power to High Court. Article 32 is invoked for the enforcement of fundamental rights only, whereas 226 is invoked for the fundamental rights as well as the other legal rights too. तो एक तरीके से इसका एरिया बड़ा है as compared to the Supreme Court. Power of High Court under Article 226 is wider than the power to Supreme Court. Power to issue writ under 32 is mandate for the Supreme Court, whereas High Court has discretionary power to issue the writ under Article 226. Mandatory का मतलब ये नहीं है कि जिसके अगेंस्ट आपने एक्शन लेने के लिए बोला उसके अगेंस्ट ही आएगा. डायरेक्शन देना, कमांड देना, ऑर्डर देना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट इशू जरूर हो. ये चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केस में मैंडेट. चाहे वो आपको डायरेक्शन आपको ही दे दें, मैंने फाइल किया तो मेरे को ही डायरेक्शन दे दें, चाहे सामने वाली पार्टी को डायरेक्शन दे. बट हाई कोर्ट के वर्ड में क्या लिखा? डिस्क्रिशनरी. क्योंकि यहाँ तो वो लॉफुल देख लेगा, सेक्शन में कुछ लिखा तो वो बता देगा, अदरवाइज वो रिट इशू कर. आर्टिकल 32 इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, वेयरएज 226 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी. उसका रीजन है क्योंकि आर्टिकल 32 सिर्फ फंडामेंटल राइट की बात है और ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये राइट्स हैं कि वो हमारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस पास करके रोक सकते हैं. बट 226 इज फॉर द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के पास में ये पावर सिर्फ उतने तक के लिए नहीं. हाई कोर्ट के लिए इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी लग भी जाए तो भी वो इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता. टेरिटोरियल jurisdiction of High Court under 226 is narrower than the territorial jurisdiction of Supreme Court, obviously क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ऑल ओवर इंडिया और हाई कोर्ट की सिर्फ अपनी लिमिटेड टेरिटरी जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट. Order passed by Supreme under 32 will always supersede the order passed by High under 226. ये तो नॉर्मल, क्योंकि हाई कोर्ट ने अगर बोल दिया उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास जाके दोबारा फाइल कर दूं ना तो जो सुप्रीम बोलेगा वही माना जाएगा. हाई की बात वहां पे नहीं मानी जाएगी क्योंकि दैट इज सुप्रीम. तो वो जो भी ऑर्डर, जो भी डायरेक्शन जिस भी कॉन्टेक्स्ट में देगा दैट विल बी एप्लीकेबल एज कंपेयर टू द हाई कोर्ट. Article 32 itself is a fundamental right, whereas Article 226 is not a fundamental right. तो कई बारी पेपर के अंदर अगर आपको यही लाइन लिखी आ जाए जो हेडिंग लिखी हुई थी रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा आंसर लिखना, चाहे डिफरेंस बिटवीन सारे मत लिखना, 3-4 पॉइंट लिख दो तो चलेगा क्योंकि 4 या 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं. तो पहले ऊपर का पैराग्राफ लिखो कि उसमें क्या क्या है, सिमिलैरिटी 2 पॉइंट है वो लिख दो, डिफरेंस जो 3-4 पॉइंट याद रहे वो लिखो. ठीक है.
अब इसी रिट वगैरह के साथ में आर्टिकल 32 के साथ में हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो फिनिश हो गए। फंडामेंटल राइट्स के किसी टॉपिक में कोई डाउट अभी तक? नोट्स मिल गए हैं, घर जाके एक बार पढ़ लो, ठीक है। कोई भी किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, केस स्टडीज पढ़ लो साथ के साथ जो भी दी हुई है और एक बार चेक कर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अब इसके अलावा पूरे चैप्टर में जहां जहां स्टेट वर्ड पढ़ना है, दैट मीन्स नॉर्मल स्टेट। आर्टिकल 12 अब नहीं, आर्टिकल 12 सिर्फ किसके लिए था? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगर किसी जगह के ऊपर होगा तो वहां पे मैं मेंशन करा दूंगी, अदरवाइज जहां जहां पे अब स्टेट वर्ड पढ़ेंगे मतलब इज सिंपली द स्टेट, ठीक है, इंडिया का एक पर्टिकुलर स्टेट। अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल पढ़ना है दैट इज आर्टिकल 36 to 51, और ये इंडिविजुअल आर्टिकल कोई याद रखने की जरूरत नहीं। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स के नंबर याद रखने, ठीक है, बट इन आर्टिकल्स के नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शंस देना, प्रिंसिपल्स आर व्हाट? गाइडलाइंस कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स जो एक आपको काम करने का तरीका बताओ। ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट मतलब जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, एंड पॉलिसीज आर बेसिकली काइंड ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ लार्जर सेंस। हालांकि तीनों में डिफरेंस होता है, बट अगर हम एक लार्जर सेंस में बात करें तो इट इंक्लूड्स बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशन। हर स्टेट अपनी स्टेट के लिए जो भी पॉलिसीज बनाएंगे उसके लिए ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने में नहीं। So these are kind of a principles और guidelines और the basis जिनको ध्यान में रखते हुए स्टेट जो है वो पॉलिसी प्रिपेयर। क्या हो गया? है लग रही? अब इस केस के अंदर देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 36 से 51 के अंदर ये सारे कवर। प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जाके ये नहीं बोल सकते कि ये प्रिंसिपल्स हैं आपको फॉलो करने ही करने हैं पॉलिसी बनाने के, ये उनका काम है, वो ये काम करेंगे, बट अगर वो नहीं करते तो नो वन कैन टेक एन एक्शन इन द कोर्ट ऑफ, कोई उनको ये जाके नहीं कह सकता। बट मैंडेटरी बोला जरूर है कि करो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है तो ये लिख करो। बट मैं बोलूं कि दिल्ली गवर्नमेंट अब ये पॉलिसी बना ली है जो उसमें प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती, बट अब इसके अगेंस्ट में एक्शन क्या? कोई एक्शन कोर्ट में नहीं, क्योंकि देखो साथ में लिखा है बट दीज आर फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द सिटी। बट इसके लिए कोई एक्शन आप स्टेट के अगेंस्ट में नहीं ले सकते। अब दिल्ली गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जाके कोई पॉलिसी बना दे और हम ये पढ़ रहे हैं आगे लगे इनमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा, या इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, तो अगर मैं बोलूँ कि जाके चलो कोर्ट में इसकी कंप्लेंट कर दे तो यू कैन नॉट डू दैट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वैसे भी आप एक्शन एज इट इज नहीं ले सकते। थर्ड पॉइंट कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अगेन इट्स अ ड्यूटी, इट्स नॉट अ मैंडेटरी। हालांकि ड्यूटी वर्ड को ना हम एक तरीके से मैंडेटरी टर्म लेके चलते, क्योंकि अगर फोर्स की गई है तो वो पर्सन को एक्चुअली के अंदर ऑब्लाइज करनी है। बट ड्यूटी इज वन ऑफ द थिंग जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज हम करते हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज को भी मानते हैं। राइट्स के लिए लोग लड़ लेंगे, ड्यूटीज के लिए कभी एक्शन नहीं लेंगे। स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ एज दे आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट, दो नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ। एनफोर्स नहीं कर सकते, दैट डजंट मीन कि आप इस चीज का मिसयूज करो। एक हर स्टेट का ये काम है कि इन पॉलिसीज को फॉलो, इन गाइडलाइंस को, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। अब उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डिटेल में तो बहुत सारे हर आर्टिकल में हमारे कोर्स में ऐसे ही सारे के सारे दिए हुए हैं एक साथ, तो हम वैसे पढ़ते हैं। अगर इसका क्वेश्चन आता है पेपर में 4 या 5 नंबर का आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता,
ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं 4 नंबर का है तो 7 से 8 पॉइंट लिख के आना, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल नंबर की हाफ मार्क की वेटेज, क्योंकि ये पॉइंट्स ज्यादा और एक एक लाइन के पॉइंट। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट लिखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट लिखो, 3 नंबर का आता है तो 6 पॉइंट। क्योंकि अब ये मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले 1.1 मार्क होता, अभी हाफ पॉइंट कर दिया, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो लिखा है, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। पहला, स्टेट मस्ट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ सिक्योरिंग प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मेक सोशल ऑर्डर विद जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल शुड इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लॉ। हर स्टेट का काम है पॉलिसी बनाते हुए ये ध्यान रखे कि उनको वेलफेयर प्रमोट करें, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर या फिर आपका पॉलिटिकल वेलफेयर, और इंडिया के लोगों को अपनी स्टेट को स्पेसिफिकली कैसे वो सिक्योर कर सकते हैं, कैसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेट शेल मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसके लिए उसकी स्टेट की इनइक्वालिटीज कम हो इनकम, जो कि दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं है इंडिया में। आप जितनी मर्जी कोशिश करो, नॉट बीइंग मतलब चाहे वो स्टेट की बात कर लो चाहे सेंट्रल भी चाहे ना, ये काम खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर जो बाइफर्केशन है वो बहुत वास्ट है, तो ये चीजें हटानी मुश्किल। इसीलिए इसको कोई एक्शन ले नहीं सकता इनके अगेंस्ट में, क्योंकि ये लिखा हुआ है। वो खुद ही बोल देते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप नहीं कर सकते। कितना टाइम कर लो, 5 साल बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई नई आ जाएगी, तो कोई इतना लंबे टाइम तक एक्शन ये चलते भी नहीं। एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज ऑफ स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। और सबसे ज्यादा ये जो वर्ड लिखे हैं ना, इन्हीं के ऊपर है। स्टेटस पे भी इनइक्वालिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज पे भी आपको इनइक्वालिटीज मिलेंगी लोगों के बीच में। कि किसी को एक बड़ी कॉमन सी चीज हम यूज करते हैं आज के टाइम के ऊपर, कि जिसके पास पैसा है ना वो जो कहता है वो चलता है। और ये बड़ा कॉमन एग्जांपल है आपके अंबानी और अदानी का, देख लो कि गवर्नमेंट एक्चुअली में आधे से ज्यादा वही चला रही है। रीजन भी क्योंकि फंडिंग बहुत जबरदस्त है। तो ये एक्चुअली के अंदर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इनइक्वालिटीज खत्म नहीं हो सकती। बट स्टेट को ऐसे एटलीस्ट स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि इनइक्वालिटीज कम होने के एटलीस्ट स्टार्ट तो हो। And not only amongst the individuals, but also among a group of people residing in different areas and engaged in the different vocations. उनके लिए opportunities बनाओ, job opportunities। जैसे हर कोई आता है ना, जब इलेक्शन हो तो तभी ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगले साल इतने जॉब्स देंगे, इतनी जॉब्स आ जाएंगी, ताकि उन लोगों का काम होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करो। अलग अलग वोकेशन के अंदर, बेसिकली अलग अलग एरियाज ऑफ द स्टडीज में, एजुकेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। स्टेट पर्टिकुलरली मस्ट डायरेक्ट दिस पॉलिसी टुवर्ड्स, पहला, दैट द सिटीजंस मेन एंड वुमेन इक्वली हैव अ राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइफ। चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबके लिए इक्वल मीन्स होने चाहिए। एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दोनों को मेंटेन करने का राइट इक्वल होना चाहिए। Ownership and control of material resources of the community are so distributed as to best to serve the common goods. जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो सबके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये चीज हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होना चाहिए, बट उल्टा है यहाँ। जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसी के पास ही और ज्यादा है, और जिसके पास मीन्स नहीं है उसके पास बिल्कुल, यहाँ तो बहुत हायर है या बिल्कुल ही लोअर। और इन दोनों कैटेगरीज के अंदर मिडिल क्लास वाला सबसे ज्यादा पिसता है। हायर को फर्क नहीं पड़ता, लोअर उन कैटेगरी में आता नहीं, और मिडिल क्लास यहाँ पे सबसे ज्यादा पिसता है, परेशान। That the operation of the economic system does not result in concentration of wealth, means and production to the common debt. जितने भी ये मीन्स है और जितना भी वेल्थ है, वेल्थ इज बेसिकली व्हाट, आपकी एसेट्स हो गई, सब कुछ हो गया, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब लोगों के पास में एक तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है वो वेल्थ क्रिएट कर सके। जितने आपके पास कार्स हो, जितने आपके पास प्रॉपर्टीज हो, आपके पास गोल्ड हो, आपके पास एंटीक्स हो, दीज आर ऑल योर वेल्थ। पहले इसके ऊपर टैक्स लगता था, आपको पता है, वेल्थ टैक्स था। मेरे टाइम के ऊपर जब हमने सीएस का पेपर दिया था 2009 के अंदर, इनकम टैक्स तो 10 मार्क्स का वेल्थ टैक्स था। फिर उस चीज को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि फिर यही होता था कि लोग छुपा लेते थे। ऑब्वियसली पुराने टाइम के इतने एंटीक्स होते थे, वो सोने चांदी के बर्तन होते थे लोगों के घर में। इवन फॉर दैट मैटर वो पीतल वगैरह के बर्तनों को भी एंटीक्स के अंदर कवर करते थे, क्योंकि पुराने टाइम से चल गया। तो वेल्थ के ऊपर पहले टैक्स देते थे, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, वेल्थ के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले इनकम पे टैक्स दे रहे हो, उसी इनकम से अपनी वेल्थ जनरेट कर, फिर आप वेल्थ पे भी टैक्स दे रहे हो, तो इस तरह का डबल टैक्सेशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को हटा दिया।
तो बोला जरूर है यहाँ पे कि वेल्थ और मीन्स जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए टू द कॉमन डेट्रीमेंट। कॉमन डेट्रीमेंट मतलब कि किसी एक के हाथ में हो, वो उसका मिस यूज करे और बाकी लोगों को उससे अपॉर्चुनिटी ना मिले या उसके लिए हार्म। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। एक पोस्ट के ऊपर अगर दोनों सेम ही काम करें तो पे भी उनके लिए इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी डिफ्रेंसिएशन दो, बट हमारे लॉ ने क्या किया, बड़े सारे ना लॉस बना दिए इस चीज को। जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में अगर आप देखो तो वेजेस के ऊपर हो गए या बड़ी सारी तरह तरह के लॉस बना, उन पे ये चीजें लिख के ना आप ऑर्गेनाइजेशन पे ये चीजें लॉफुल है कि अब उनको ये मान लेते। तो यहाँ पे इस तरीके के इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए that the health and strength of workers and children is not abused and the citizens are not forced by the economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength. इतना भी पर्सन ऐसी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती उसको ऐसा काम करना पड़े जो उसकी फिजिकली एज वेल एज उसकी एज के अकॉर्डिंगली या उसकी मेंटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ना। और आप देखते हो इंडिया में ये बहुत कम, जो हमने पढ़ा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, उनकी एज नहीं है वो काम करने की उस तरीके की। जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, माइनिंग में, फायर क्रैकर्स में, फार्मास्यूटिकल्स में बच्चे मिलेंगे, दे आर नॉट ऑफ देयर एज कि उनसे ये काम करवाया जाए, बट स्टिल इट हैपेंस। स्टेट को ये ध्यान रखना चाहिए पॉलिसीज को, और इसका बड़ा अच्छा तरीका होता है। पुलिस आती है, पुलिस पहले बोलेगी इतने का चालान होगा, या तो आप जाके चालान भर दो। चालान भरोगे तो और भी पंगे पड़ेंगे, क्योंकि चालान के साथ साथ आपको साथ में प्रोसीडिंग्स भी झेलनी पड़ सकती है कि आपने एम्प्लॉय क्यों किया ऐसे पर्सन को। दूसरा तरीका होता है पुलिस को पैसे दो तो काम, चालान भी तो भरोगे और केस भी झेलोगे, इससे बेटर होता है पुलिस को पैसे दो और काम खत्म करो। और ये कॉमन है, ठीक है। पॉलिसी जरूर बनाई हुई है गवर्नमेंट ने कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, इसलिए एक्ट भी बने हुए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे नहीं। That the childhood and the youth are protected against exploitation and against the morals and the material abandonment। ये हमने तब भी पढ़ा, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर या चाइल्ड लेबर के ऊपर तभी अबॉलिशन के एक्ट्स भी बने कि लोगों को, यूथ को इन चीजों से प्रोटेक्ट किया जाए। State shall secure the operation of legal system and promote justice on the basis of equal opportunity। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़े कि कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है, आपके फंडामेंटल राइट्स में भी बोलता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस की अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। And shall in particular free legal aid to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic and the other disabilities। अगर कोई पर्सन बियर नहीं कर सकता किसी लॉयर की फीस, तो उसको फ्री लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड होने के प्रोविजंस होने चाहिए। और ये है बड़ी सारी जगह के ऊपर आपको ये चीजें मिलेंगी। और मैंने आपको बताया भी था, इन द कैटेगरी ऑफ एज अ पॉपर आप कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर कोर्ट को लगेगा कि यू आर स्टेटिंग द करेक्ट फैक्ट्स, तो वो आपको एक फ्री का लॉयर वहां पे दे दे। उसमें भी प्रॉब्लम, वो फ्री का लॉयर केस नहीं करते क्योंकि पैसे नहीं मिलते। वो भी उसमें भी अरेंजमेंट करते हैं। कैसे अरेंजमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, कि जो भी सेटलमेंट होगी ना उसका हिस्सा देते हैं, क्योंकि फीस के लिए तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, आपको फ्री में दिया है, तो वो एक तरीके से सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर आप बोलोगे ना कि नहीं हम कोई हिस्सा नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, कई केस नहीं लड़ते, किस दिन बीमार होकर बैठ जाएंगे, किस दिन वैसे छुट्टी मार लेंगे, आते ही नहीं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां पे वो लोग एक्चुअली के अंदर परफॉर्म कुछ भी नहीं करते। तो आपने देखो लिखा है इन्होंने, द स्टेट मस्ट take steps to organize the village panchayat and enable them to function as a unit of self government। self government actually होता क्या है? self governing bodies भी होती हैं। कोई एग्जांपल इसका, apart from the village panchayat, village panchayat is one of the category जो self governing। उनको लॉज ने इस तरीके के दिए कि वो अपने एरिया में, तभी ये कॉन्सेप्ट होता है। आपने देखा है कि इसके इलेक्शंस भी होते हैं पंचायत वगैरह के, और उसके थ्रू में वोटिंग करके हम एक पंचायत को अपने लिए इलेक्ट करते हैं, और फिर जो वो बोलती है हम उसको मानते हैं। बट पंचायत को भी इंस्ट्रक्शन होती है कि इलीगल नहीं करना कुछ, कि जो लॉ में लिखा ना आप उस चीज के अकॉर्डिंगली चलो। आप अपने डिसीजन दे रहे हो विच इज फाइन, आप अपने कस्टम्स को देखो, ट्रेडिशंस को देखो, पर साथ के साथ आपको लॉ को भी देखो। ये नहीं कि कस्टम ट्रेडिशन के नाम पे आप कुछ भी बोल दो और लॉ के अंदर जो चीजें लिखी हैं वो आपके सारी की सारी इग्नोर है। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल बिल्कुल कह सकते हो। और वेलफेयर एसोसिएशंस जो बनती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन बना रहा है, ये सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन यूजीसी सेल्फ गवर्निंग बॉडी दिया हुआ है इनको। फॉर दैट मैटर दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अगेन अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, क्योंकि ये पावर्स, ये अथॉरिटीज उनको दी।
इस तरीके से अथॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाते हैं जिनको सेल्फ इग्नू आपका एक तरीके का सेल्फ गवर्निंग बॉडी, क्योंकि उनको बता जरूर दिया कि आपको एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह फॉलो करनी है, सब कुछ करना है, बट वो अपने स्ट्रक्चर के उनको कौन से कोर्सेज रखने हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, क्या होगा, दे आर बेसिकली दी सेल्फ गवर्निंग बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट इज the state must take effective provision for securing the right to work, to education, to public assistance in the case of unemployment, old age, etc. हर पर्सन के पास, और ये हमने पढ़ा भी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और द पब्लिक असिस्टेंस हमें हर कैटेगरी में मिलेगी. और साथ में इन्होंने लिखा इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए, इन द केस ऑफ ओल्ड एज. अगर आपने देखा होगा तो लोगों को आजकल ओल्ड एज की पेंशन मिलती है, विदाउट पेंशन भी है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट कुछ तरीके के स्टेप्स यहाँ पे लेती है जिसके अंदर वो इस तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. हालांकि बहुत नॉमिनल है, जिसमें एक्चुअली में कुछ नहीं आता आज के टाइम के ऊपर, ठीक है. आपको भी पता है कि मार्केट का क्या रेट चल रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव जरूर लिया है. पहली बात तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि वो पेंशन लगवाने में ही बड़ा टाइम लग जाता है, और फिर जब तक बट ना जो लोगों की चल रही है ना वो चल रही है. नए वाले रजिस्ट्रेशन के अंदर ना टर्म्स एंड कंडीशंस और बड़ी सारी चीजें और ऐड करी, तो जो पुराने लोगों की गवर्नमेंट की चल रही है वो आज भी चल रही है. तो जैसे विडोज को पेंशन मिलती है या सीनियर सिटीजन को मिलती है, वो पेंशन अभी भी चल अकाउंट में आती है आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, क्वार्टरली बेसिस पे आती है, 3 मंथ्स की एक साथ, और वो आप अपने अकाउंट में रख नहीं सकते हो, वो आपको निकालनी पड़ेगी. आप सोचो कि वो पेंशन आ रही है और वो जमा होती रहेगी, तो गवर्नमेंट कह रही पैसे किस चीज के चाहिए तुम्हें. ये भी केस हुए कि अगर आपने 1, 1.5, 2 साल तक नहीं निकाली ना, और गवर्नमेंट को आपका पैटर्न पता चल गया कि आपने नहीं निकाली है, तो फोरफिट हो जाती है, वो आप नहीं निकाल सकते उसके बाद. इसका मतलब आपको पैसे की जरूरत नहीं, तो फिर आप पेंशन ले क्यों रहे हो. तो गवर्नमेंट उस चीज को फोरफिट कर लेती है. कई ऐसे ना केसेस हुए उनके 1,00,000, 1.5 लाख रुपए किसी का मैंने नोट में थे कोई, उन्होंने नहीं निकाले, बच्चे उनके पैसे दे रहे थे, ओल्ड एज की पेंशन लगाई है, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आ रही है, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए होगा, फोरफिट हो गई, और बैंक से वो ऑर्डर इशू हो गया कि इसका मतलब आपको रिक्वायरमेंट तो है, तो वो चाहे आप निकाल के वापस जमा करा लो किसी दूसरे अकाउंट में या कुछ कर लो, एटलीस्ट उसको विड्रॉ करना नहीं देगा. नेक्स्ट को लेकर हाँ, provision must be made for the just and human conditions of work and the maternity relief. अब वैसे इन कंडीशंस के अलावा हमारे पास बहुत सारे लॉज जो कि वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए बने हुए हैं. इंडस्ट्रियल के या आपके फैक्ट्रीज के बड़े सारे आपको एक्ट मिलेंगे जो हर चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि आज के टाइम के ऊपर कैसी कैसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए. इसके अलावा आपने एक मैटरनिटी बेनिफिट का एक्ट भी सुना होगा, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो भी मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि वर्क प्लेसेस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इसके ऊपर भी लॉज बने हैं. तो वर्क कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट हमारी कहती है पॉलिसीज में भी आप डालो, बट देयर आर लॉज एज वेल, और आप उनके अगेंस्ट में जाके एक्शन ले सकते हो. स्पेसिफिकली लेबर कोर्ट्स हैं उसके लिए इंडिया के अंदर, जहां पे आप जाके अपने केसेस को फाइल करवा सकते हो. नेक्स्ट इज state must promote the education and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes and the other weaker sections. और ये तभी रखा हुआ है ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज के जितने भी हैं वो सब यहाँ पे इन्होंने डाल के कोटा सिस्टम जो है वो अलाउ. The state shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forest and the wildlife of the country. वैसे तो ये ना नेशनल लेवल पे है कि आपको फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ या चाहे वो क्या कहते हैं वाटर की है या बाहर की है, आपको प्रोटेक्ट करनी, ये स्टेट लेवल के ऊपर सॉरी सेंट्रल लेवल पे है. एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज आवर फंडामेंटल राइट एज वेल. फंडामेंटल ड्यूटी इसमें पढ़ेंगे. इट इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज ऑब्लिगेटरी अपॉन द स्टेट. ये स्टेट को चाहिए कि वो जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि एंशिएंट टाइम से बने हुए हैं उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रखें. अब आप देखो कि तभी टिकट लगती है जाने के लिए ताकि हर कोई नहीं उठ के चला जाए. मॉन्यूमेंट्स के अंदर कई जगह के ऊपर ये कर दिया इन्होंने. आप कभी जयपुर और उस साइड राजस्थान साइड पे जाओ, वहां पे तो बड़े सारे आपको महल मिल जाएंगे. बेसिकली वो गवर्नमेंट एक्चुअली के अंदर वहां पे इनिशिएटिव इसलिए लेते हैं कि हर कोई उठ के नहीं चला आएगा, उसका टिकट है. और उसके अलावा अंदर भी चलते फिरते में ना आपको रोकते रहेंगे अगर आप गन चला रहे हो कहीं पे कुछ भी है, ताकि वो चीज को वो प्रोटेक्ट करते हैं. या फिर इसके आपने देखा होगा इनकी रीइंकार्नेशन हो जाती है, इसको ठीक करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि बहुत पुराने बने हुए. आज के टाइम के अकॉर्डिंगली वो चीज ठीक रहे तो ये साथ के साथ इनकी मेंटेनेंस के लिए भी काम करते हैं. एंड लास्टली इन इंटरनेशनल मैटर्स द स्टेट मस्ट एंडेवर टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ बिटवीन नेशन, treaty obligations, encourage settlement of international disputes by arbitration.
बेसिक है, ये स्टेट के लिए नहीं, ये सेंट्रल के लिए, एक हार्मनी इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ में मेंटेन कर, चाहे वो एलियन एनिमी से, चाहे वो एलियन फ्रेंड्स है। एनिमी की इस कंडीशन तक ना पहुंचो कि वॉर की सिचुएशन आ जाए। एनिमी है विच इज फाइन, जैसे इंडिया के अंदर जब ये कोविड का आया, इवन उससे पहले भी जब मोदी आया था तो उसने तभी ये चीज बोली थी कि चाइना वाइना के प्रोडक्ट्स को बैन, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टअप स्टैंडअप सब लेके आए। उनका पर्पस यही था, ठीक है। बट प्रैक्टिकली चाइना इस तरीके से इंडल्ज है बाकी कंट्रीज के अंदर कि उसको निकालना बहुत मुश्किल। अगर आपने देखा हो ना, तो आजकल ना रिप्लेस हो रही है चीजें चाइना की साउथ कोरिया से। अगर आपने देखा हो, आपने लोकल ब्रांड्स देखे हैं तो ये जैसे मिनीसो वगैरह, इसी तरीके से ना साउथ कोरियन ब्रांड्स आ गए, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर, रेंज में कोई फर्क नहीं, अलग अलग नाम से, बड़े बड़े नाम से, छोटे छोटे से वो वर्ड्स होते हैं, वो लिख के आपको अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे। प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, क्वालिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर, और चाइना के लिए तो स्पेशली बोला जाता है जब तक चल रहा है चल रहा है। ये आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना लंबा चले। कभी आप जाओ इन जगहों पे तो आपको एक्चुअली के अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि अच्छा ये भी यूटिलिटी की चीज हो सकती है। वो ऐसी ऐसी चीजें लेते हैं। कोई चीज आप उठा लो दैट कॉस्ट यू ₹100, 150, 200, 300, पर्सन उठाता रहता है, और उठा के जब बिल बनता है ना अच्छा खासा, फिर लगता है कि इन चीजों की जरूरत क्या है, एक्चुअली क्या है। तो ये इस तरीके से इंडल्ज है। बट हमारी कंट्री इनिशिएटिव ले रही है, यहाँ तो आप इंडिया में बनाओ। इंडिया में बनाने का एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है लेबर, यहाँ पे लेबर बहुत महंगी, तो इसीलिए कॉस्ट ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की बढ़ जाती है। चाइना के अंदर लेबर इज वेरी चीप, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन के चक्कर में ना वो हर पर्सन को प्रमोट करते हैं कि आप काम करो, तो इसीलिए वहां पे लेबर। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लेबर का, जैसे मौसम चेंज हुआ गाँव भाग जाते, अब कब वापिस आएंगे पता ही, जितने दिन का बोल के जाएंगे उतने दिन में कभी नहीं आएंगे। तो एक्चुअली में ना बिजनेसेस और इंडस्ट्री सफर करती है, वो जितना टाइम गैप बढ़ता रहेगा उतने कॉस्ट जो है वो उसकी एडअप होती रहेगी, और प्रोडक्ट यहाँ पे आपको महंगा। तो हमारी कंट्री को ये करना चाहिए कि जो कंट्रीज के साथ में ट्रीटी साइन है या जितने भी दूसरी कंट्रीज के साथ में अरेंजमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलो। और एक लास्ट में इन्होंने लिखा लाइन, एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट, बट इट्स अ लीगल टर्म, इसका पूरा लॉ बना हुआ है, हमारे कोर्स में भी दिया हुआ है, पढ़ेंगे। 1996 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने ये लॉ को पास किया। इन्होंने बोला कि आप कोर्ट में मत जाओ, क्योंकि कोर्ट में जाने के मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो टाइम बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, रेपुटेशन गुडविल की बड़ी ऐसी तैसी होती है। रीजन बिंग क्योंकि आप पिक्चर में आ जाते हैं, न्यूज में आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप उस चीज को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लो और लीगली करो, तो आर्बिट्रेशन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। जब हम आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी हम ये चीज पढ़ेंगे कि अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट तो उसमें भी आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते। नाउ द प्रॉब्लम इज, जो मेजर कंसर्न होता है वहां पे, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, ठीक है, एक होगा या 3 होंगे या 5 होंगे। बेसिकली द लॉ सेज द नंबर वुड बी ऑड, नॉट इवन, क्योंकि अगर 2 होंगे और वो दोनों आपस में लड़ पड़े तो डिसीजन कहाँ से आएगा, या हो सकता है आपस में दोनों का डिसीजन अलग हो गया तो किसका मानेंगे। तो द नंबर शुड बी द ऑड, ठीक है। अब लेट सपोज अगर एक है और हमारा वो लॉ कहता है कि जो पार्टीज है ना वो खुद से अपॉइंट करती हैं आर्बिट्रेटर, वो लॉ पढ़ोगे ना, मतलब द इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट लॉ हमारी पूरी कंट्री का, और चैप्टर भी सबसे इजीएस्ट है। कुछ ना समझ आए लिखो पार्टीज के पास पावर है, क्योंकि एक्चुअली में ये तो लॉ ने पार्टीज को पावर दी। नाउ द पॉइंट इज कि जब पार्टीज के पास पावर और इंटरनेशनल डिस्प्यूट, एक पार्टी इंडिया की, एक पार्टी लेट सपोज यूएस की, एक पार्टी, दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। Now parties get to decide कि हमारे बीच में एक मीडिएटर को अपॉइंट करते हैं एज एन आर्बिट्रेटर, जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराता। अब वो कहाँ का होगा, इंडिया का होगा या बाहर का? इंडिया वाला चाहेगा इंडिया का हो, यूएस वाला चाहेगा यूएस का हो, क्योंकि पार्टीज के ऊपर लॉ ने नहीं लिखा कि हम करके देंगे, लॉ ने लिखा पार्टी है। लॉ हमारी कहते हैं किसी तीसरी कंट्री का होना चाहिए। डिस्प्यूट जिनके बीच में है ना, उनका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बायस होने के चांसेस हो सकते। तो इट्स बेटर ऑफ एनी अदर नेशनैलिटी जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज के उसमें चलेगा। तो स्टेट को भी ये काम करना चाहिए कि अगर किसी तरीके के कोई डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स कर सके। क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाओगे तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसीजर, और आर्बिट्रेशन में 1-2 साल के अंदर काम खत्म हो जाता है। और इंटरनेशनल के अंदर तो वैसे भी पैसा बड़ा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि डॉलर का रेट आपने देखा ही है, जैसे जैसे एक्सचेंज का है, तो लॉस का जो अमाउंट होता है, वैल्यू जो है वो
इंक्रीज होता है। तो ये हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए थे ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आप अपनी लैंग्वेज में लिखते। पॉइंट इज कि आपको समझाना है उनको, एग्जामिनर को, कि ये प्रिंसिपल्स के बेसिस, ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड बहुत मुश्किल है, वर्ड टू वर्ड याद रखना, ठीक है। तो आप समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो। ये सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए नहीं, ये पूरे सब्जेक्ट के लिए। जहां पे भी आपको लगे, कुछ जगह के ऊपर मैं जरूर बोलूंगी कि चाहे रट्टा लगाओ, किसी किसी जगह के ऊपर, हाँ, अदरवाइज किसी जगह के ऊपर रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ के आंसर लिखने की जरूरत, ठीक है। डायरेक्टली पूछते हैं क्वेश्चन, जेआईजीएल में क्वेश्चन ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, ना तो आपका सिक्योरिटी में ज्यादा क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, ना आपका ईवीसीएल में ज्यादा घुमा के आता है, ना आपका जेआईजी। 2 या 3 क्वेश्चन हाथ मार के जो कि आपको केस स्टडी की फॉर्म में दे देंगे, बस, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो बेटर है। और वैसे भी अभी पोस्ट चेंज हुआ है तो होपफुली पेपर इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी, अगेन टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स है, पूरा शुरू होगा तो फिर खत्म होगा। अच्छा, एक टॉपिक ये कंप्लीट कर लो, बिकॉज ये किसी का ही है, इसमें आज सच कुछ वो नहीं है। देखो एक बार, conflict between the fundamental rights and the directive principles of state policy। एक तो पहले इन का डिफरेंस बिटवीन देख लो, ये एज इट इज आपके स्कैनर से लिया, जितने भी चैप्टर में जितने डिफरेंस बिटवीन मिलेंगे सारे याद कर, क्योंकि पेपर में 2 या 3 डिफरेंस बिटवीन आते हैं और इसके अलावा कोई बनेंगे भी, ये इतने ही आते, यही रिपीट हो, तो कोई नहीं छोड़ना, वो नंबर आपके पक्के, ठीक है। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली के अंदर मीनिंग पहले दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किसके लिए? बेसिकली स्टेट के लिए, कि वो पॉलिसीज बनाते हुए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं पार्ट 4। नेचर फंडामेंटल राइट्स का है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि एज ए प्रोहिबिट स्टेट टू डू सर्टेन, कि स्टेट कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वो ना। बट अगर इसको सिटीजन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इट इज पॉजिटिव, ठीक है। स्टेट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इट इज नेगेटिव। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर स्टेट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इट इज पॉजिटिव, बिकॉज दे आर गिविंग देम द डायरेक्शन कि प्रिंसिपल्स को ऐसे बनाना। एनफोर्सेबिलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट्स लीगली एनफोर्सेबल है, आप कोर्ट के पास जा सकते हो, इसकी रेमेडी ले सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अभी पढ़ा हमने, कोर्ट के पास आप नहीं जा। डेमोक्रेसी के अंदर फंडामेंटल राइट्स कहते हैं एस्टैब्लिशेस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड दिस एस्टैब्लिशेस द सोशल एंड द इकोनॉमिक। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि स्टेट जहां पे आपके राइट वायलेट करेगी, यू कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर स्पेसिफिकली अभी जितने भी पॉइंट्स फोकस थे, सोशल, इकोनॉमिक और इन सब चीजों। लेजिस्लेशन, अब फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड नहीं, कोई लॉ नहीं भी बनेगा तो भी वो फंडामेंटल राइट आपका फंडामेंटल राइट ही रहेगा। बट अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो इनकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि पॉलिसी पे लॉ बनता है और लॉ इम्प्लीमेंट, तो जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लॉ एंड देन लॉ हमारे ऊपर एग्जीक्यूट। एंड प्रमोट्स के अंदर अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए, सिटीजन, नॉन सिटीजन अलग अलग, और उसके अंदर हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा सोशल और द इकोनॉमिक वेलफेयर। अब एक जो कंफ्लिक्ट है इसके बीच में, वो सबसे मेजर था, इसका एक केस स्टडी दिया हुआ है इसका ऊपर। Since the directive principles are not enforced by court, their non-observance does not create any legal consequence। अगर कोई स्टेट ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर तो हम कोर्ट में तो जा नहीं सकते, तो दैट मीन्स कि इसकी नॉन ऑब्जर्वेंस किसी तरीके का कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। प्रिंसिपल हैज टू कंफर्म द फंडामेंटल राइट्स। पॉलिसी बनी, पॉलिसी से लॉ बना, लॉ बनाते हुए तो ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होनी। अब इसके ऊपर यही जो प्रॉब्लम थी, इसने देखो एक केस दिया हुआ था, इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन दुराजगन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज टू कंफर्म एंड रन एज सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट्स बिकॉज़ लेटर आर एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स अंडर फॉर्मूला। तो पहले तो ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि फंडामेंटल राइट इज सुप्रीम एंड देन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। रीजन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में यू कैन टेक एन एक्शन बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं, तो दे आर लाइक सब्सिडियरी। सॉरी, पॉलिसी से लॉ बना, लॉ हैज टू कंफर्म द फंडामेंटल, तो वो हमेशा प्राइमरी रहेगा और वो रहेगा सब्सिडियरी। बट इसमें भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला कि ये पार्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना दोनों, तो जब हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन से है तो व्हाई इट इज सुपीरियर और इट शुड बी इक्वल।
तो साथ मेरे को लिखा इन्होंने, however this position was changed later, being part of same constitution both are equally important and neither of them is superior or inferior to other, both should be given effect as far as possible. तो ये जरूर है कि कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते बट द लेवल इज सेम, क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के आए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन एक में सिटीजन या नॉन सिटीजन को राइट दे रहा है, एक में स्टेट को डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ऐसे काम, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा भी जाए तो पहले डिसीजन था सुपीरियर इंफीरियर का, नाउ दे आर एट द इक्वल बिकॉज बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट्स। अभी तक जो ये पढ़ा कोई डाउट क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी का कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गाइड करते हैं कि कोई डाउट? ओके, पॉइंट्स क्लियर है सारे। आप एक बार अगेन आई एम रिपीटिंग ये पॉइंट्स पढ़ लो सारे फंडामेंटल राइट्स के और इसके, जिसमें भी डाउट हो साथ के साथ क्लियर। ओके, थैंक यू।